हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का अपने चैनल स्टार्ट टू बेसिक में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी के माध्यम से ज्योग्राफी। क्लास 7 की ज्योग्राफी चल रही है और यह लेसन 8 है। इसके बाद से एक लेसन और होगा, उसके बाद से हम अगले वीडियो में क्लास 8 की ज्योग्राफी को लेकर के आएंगे। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए व्यूवर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपकी ज़रूरत के ना हो तो जो ज़रूरतमंद हैं उनको वीडियो शेयर करें और वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं। लेसन 8 है। चैप्टर का नाम है मानव पर्यावरण अन्योन्याक्रिया। मतलब कहने का तात्पर्य है कि मानव और पर्यावरण के बीच में जो अन्योन्य क्रिया है, जो है मानव और पर्यावरण में जो क्रिया प्रक्रिया होती है, उसके बारे में हम इस अध्याय के अंतर्गत जानकारी प्राप्त करेंगे। और उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण प्रदेश जो होंगे उनके बारे में इस अध्याय के अंतर्गत जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि जानते हैं आप, एनसीईआरटी जो है कोई न कोई एक छोटी कहानी के माध्यम से ही अपने चैप्टर को स्टार्ट करती है। और चूँकि यह क्लास 7 की ज्योग्राफी है तो बच्चों का माइंड मेकअप हो उस अनुसार ही इसमें पढ़ाई होती है। तो आप उसी दृष्टिकोण से इसको देखें। स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स कह रहा है, रेणुका बहुत उत्साहित थी। उसके चाचा श्रीकांत लगभग 4 महीने के बाद आज घर में थे। वह एक वन्यजीव फोटोग्राफर थे तथा बहुत यात्रा करते थे। बहुत छोटी उम्र में से ही रेणुका की रुचि वन्यजीव एवं वनों में थी। जब उसके चाचा ने प्रकृति संबंधी पुस्तकों से उसका परिचय कराया, दूरस्थ भूस्थल वहाँ रहने वाले लोगों की तस्वीरें उसे हमेशा आकर्षित करती थीं। तो ये रेणुका और उसके चाचा के बीच में जो जनसंवाद हो रहा है उसके बारे में चर्चा हो रहा है। किस चीज़ को लेकर के? प्रकृति के बारे में। रेणुका इन तस्वीरों से कह रहे हैं कि तुम विश्व के विभिन्न भागों को लोगों को देख सकती हो। जैसा कि आप देख सकते हैं चित्र में, विश्व के विभिन्न जो है भागों के लोग दिखाई दे रहे हैं। कोई उनका रहन सहन, उनका जो है पहनावा, उनका कलर, कादिकट जो है अलग अलग दिख रहा है। तो वही रेणुका को कह रहे हैं कि इन तस्वीरों से तुम विश्व के विभिन्न भागों के लोगों को देख सकती हो। इनमें से कुछ रेगिस्तान से हैं, कुछ बर्फीले प्रदेशों से, कुछ गर्म नम वर्षा वनों से। वे मुझसे कितना अलग दिखते हैं, रेणुका ने कहा। हाँ, वे देखने में भले ही अलग हों, लेकिन उनके भोजन, कपड़ा और मकान जैसे जीवन की मूल आवश्यकताएं हमारे समान ही हैं, श्रीकांत चाचा ने कहा। उनके बच्चे भी शायद तुम्हारी ही तरह खेलते हैं, कभी झगड़ते हैं, फिर समझौता कर लेते हैं, गाते नाचते, घरेलू कार्यों में अपने पिता की मदद करते हैं। वे प्रकृति के करीब रहते हैं और जीवन की शुरुआत में ही प्रकृति की देखभाल करना सीख जाते हैं। वे मछली पकड़ना और वनों से सामग्री एकत्र करना सीख जाते हैं। फ्रेंड्स कह रहा है, क्या आप जानते हैं जब स्पेन के अन्वेषकों ने इस नदी की खोज की, किस नदी की? अमेजन नदी के बारे में चर्चा कर रहा है। तो वहाँ पर जो है कुछ लोग जो है सिर पर सुरक्षा कवच, जिसको क्या बोलते हैं, हेड गियर, एवं घास के स्कर्ट पहने कुछ स्थानीय अधिवासियों ने उन पर आक्रमण किया। इन आक्रमणकारियों ने उन्हें प्राचीन रोमन साम्राज्य के अमेजोन्स नामक महिला योद्धाओं के आक्रामक समूह की याद दिला दी। इस प्रकार यहाँ का नाम अमेजन पड़ा। फ्रेंड्स, एक ऑब्जेक्टिव आप यहाँ देख सकते हैं कि अमेजोन्स नामक महिला योद्धाओं के आक्रामक समूह के नाम पर ही जो है अमेजन पड़ा हुआ है। जो अमेजन नदी बेसिन है उसका नाम अमेजोन्स नामक महिला योद्धाओं के नाम पर पड़ा है। आइए देखते हैं अमेजन बेसिन में जीवन कैसे है, कैसे वहाँ के जीव जंतु, प्राणी और मनुष्य कैसे वहाँ निवास करता है, उसके बारे में जानकारी लेते हैं। अमेजन बेसिन के विषय में जानने से पहले हम मानचित्र देखें। ध्यान दें कि उष्णकटिबंधीय प्रदेश कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य स्थित है। भूमध्य रेखा के 10 अंश उत्तर से 10 अंश दक्षिण के मध्य के भाग को भूमध्य रेखीय प्रदेश कहते हैं। अमेजन नदी इसी प्रदेश में होकर बहती है। ध्यान दें कि यह पश्चिम में पर्वतों से निकलकर पूर्व में अंध महासागर में कैसे पहुंचती है। फ्रेंड्स, आप लोगों को एक बार क्लियर कर दें, यहाँ पे ये अपना ग्लोब है, ठीक है। ये जो है भूमध्य रेखा है, G0 अंश की रेखा है। और कह रहा है कि आप जानते हैं 23.5 अंश को उत्तर में कर्क रेखा और 23.5 अंश दक्षिण को मकर रेखा कहते हैं। लेकिन इस भूमध्य रेखा से 10 अंश उत्तर और 10 अंश दक्षिण के जो प्रदेश हैं, ये बीच के 10 अंश उत्तर और 10 अंश दक्षिण के, ये 10 अंश उत्तर और 10 अंश दक्षिण के जो प्रदेश हैं, इनको क्या कहते हैं? भूमध्य रेखीय प्रदेश कहते हैं।
और इन्हीं जो है अक्षांशों के बीच में दक्षिणी अमेरिका का जब मानचित्र आप देखेंगे तो जो अमेजन नदी है वो पश्चिम से पूर्व की तरफ अंध महासागर को हम क्या कहते हैं, अटलांटिक महासागर में गिरती है। यानी पश्चिम से पूर्व की तरफ गिरती है, किसमें, अंध महासागर या अटलांटिक महासागर में। तो भूमध्य रेखा से 10 अंश उत्तर और 10 अंश दक्षिण को भूमध्य रेखीय प्रदेश कहते हैं। और इसी अक्षांश में दक्षिणी अमेरिका में अमेजन नदी का क्षेत्र पड़ता है। आइए नीचे समझते हैं। कह रहा है फ्रेंड्स, सहायक नदियाँ कौन सी होती हैं? तो ये छोटी नदियाँ होती हैं जो मुख्य नदी में मिलती है। मुख्य नदी अपनी सहायक नदियों के साथ जिस क्षेत्र के पानी को बहाकर ले जाती है वह उसका बेसिन अथवा जल संग्रहण क्षेत्र कहा जाता है। अमेजन बेसिन विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन है। बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछा गया है, किसी भी तरह का एग्ज़ाम आप ले लें, आप यूपीएससी हो चाहे एसएससी का हो चाहे जो है आपका बैंकिंग हो या जहाँ का भी जो भी किसी तरह के एग्ज़ाम में ज़रूर पूछता है कि किस नदी का जो है बेसिन सबसे बड़ा है। तो फ्रेंड्स क्या है, अमेजन का है। नील नदी मत गलती से आप लोग लेना है, नील नदी लंबाई में सबसे बड़ी है, जबकि बेसिन जो सबसे बड़ा है किसका है, तो अमेजन का है। अब बेसिन क्या है, तो कह रहा है फ्रेंड्स जैसे ये छोटी छोटी नदियां हैं, ठीक है, ये छोटी छोटी नदियां हैं और ये मुख्य नदी है, ये मुख्य नदी है। तो ये नदियां आकर के जब इस छोटी छोटी नदियां जब आकर के मुख्य नदियों में गिरती है तो ये क्या करती हैं, ये जो क्षेत्र बनता है बड़ा सा, इसी को बेसिन बोलते हैं। ये जो क्षेत्र होता है इसको क्या बोलते हैं, बेसिन बोलते हैं। तो अमेजन नदी में बहुत सारी छोटी छोटी नदियां आकर के मिलती हैं, जिससे इसका बेसिन क्या है, इसका बेसिन बड़ा हो गया है। इसलिए इसको कहते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन किसका है, तो अमेजन नदी का है। जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जल राशि में मिलती है उस नदी को मुहाना कहते हैं। अब जहाँ पे कोई छोटी नदी है, जैसे ये छोटी नदी है और बड़ी नदियों में जब आकर के मिलेगी तो इसको क्या कहेंगे, यहाँ पे मिलने वाले को तो मुहाना कहते हैं, ठीक है। कह रहा है फ्रेंड्स, अमेजन नदी में बहुत सारी सहायक नदियाँ मिलकर अमेजन बेसिन का निर्माण करती हैं। यह नदी बेसिन ब्राज़ील के भागों, पेरू के कुछ भागों, बोलिविया, इक्वाडोर, कोलंबिया तथा वेनेजुएला के छोटे भाग से अपवाहित होती हैं। कह रहा है फ्रेंड्स देख लो आप, ये ब्राज़ील से कुछ भागों से निकलती हैं, कुछ पेरू के भाग से निकलती हैं, कुछ बोलिविया, कुछ इक्वाडोर, कुछ कोलंबिया तथा कुछ वेनेजुएला। वेनेजुएला में ही आप जो है पिछले अध्याय में पढ़े हैं कि सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है, एंजेलो जलप्रपात कहाँ पे है, वेनेजुएला में ही है। तो ये इन भागों से नदियाँ निकलती हैं, जैसे आप देख सकते हैं ये अमेजन बेसिन है और ये देखिए टेंकेटिस नदी निकल रही है, जिंगू नदी निकल रही है, मेडिटेरेनियन नदी निकल रही है, इधर से आपको निग्रो नदी दिखाई दे रही है। तो बहुत सारी नदियां जो हैं इस बेसिन में आकर के, देखिए यूएली नदी यहाँ से निकल रही है। तो इसलिए इसका क्या हो गया, इसका बेसिन बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है, किसका, तो अमेजन नदी का। ये आपका दक्षिणी अमेरिका जो है पूरा, ये दक्षिणी अमेरिका है, ठीक है फ्रेंड्स। कह रहा है कि क्या आप इस बेसिन में स्थित उन देशों का नाम बता सकते हैं जिनसे भूमध्य रेखा गुजरती है। तो भूमध्य रेखा आपको पता है, ये देख लीजिए आप, भूमध्य रेखा जो 0 डिग्री के, ये है भूमध्य रेखा। अब देखिए, अब इसी से 10 अंश दक्षिण और 10 अंश उत्तर, ये जो बेसिन है ये क्या है, अमेजन बेसिन है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए, अब दक्षिणी अमेरिका में अमेजन बेसिन आपने देखा, अब जलवायु देख लीजिए कैसा है अमेजन बेसिन का। जैसा कि आप जानते हैं कि अमेजन बेसिन भूमध्य रेखा के आसपास फैला है और पूरे वर्ष यहाँ गर्म एवं नम जलवायु रहती है। यहाँ का मौसम दिन एवं रात दोनों ही समय लगभग समान रूप से गर्म एवं आर्द्र होता है तथा शरीर में चिपचिपाहट महसूस होती है। इस प्रदेश में लगभग प्रतिदिन वर्षा होती है और वह भी बिना किसी पूर्व चेतावनी के। दिन का तापमान उच्च एवं आर्द्रता अति उच्च होती है। रात के समय तापमान कम हो जाता है लेकिन आर्द्रता वैसी ही बनी रहती है। फ्रेंड्स कह रहा है कि अमेजन बेसिन जैसा कि भूमध्य रेखा से 10 अंश उत्तर और 10 अंश दक्षिण के बीच का क्षेत्र है, तो आपको पता है भूमध्य रेखा के आसपास सूर्य का तापमान क्या रहता है, बहुत तेज रहता है, जिससे क्या होता है, जल का वाष्पीकरण होता है और इन क्षेत्रों में घने बादल लगते हैं और तुरंत बारिश होती है। तो इस तरह से यहाँ बहुत ज़्यादा क्या होगा, वनस्पतियाँ होंगी और नाना प्रकार के जीव जंतु इन वनों में पाए जाएंगे। तो ये फ्रेंड्स कह रहा है वर्षा वन, इन्हीं वनों को क्या कहते हैं, वर्षा वन कहते हैं। अमेजन नदी के जो पास के जो वन हैं उनको क्या कहते हैं, वर्षा वन कहते हैं। इन प्रदेशों में अत्यधिक वर्षा के कारण यहाँ की भूमि पर सघन वन उग जाते हैं।
वन इतने सघन होते हैं कि पत्तियां तथा शाखाओं से छत सी बन जाती है। अब देखिए इतना सघन वन हो जाते हैं कि ऐसा लगता है कि पत्तियों और शाखाओं से छत बन गई है। और छत बनने का मतलब सूर्य का प्रकाश क्या होगा, धरातल तक नहीं पहुंच पाता है। यहाँ की भूमि प्रकाश रहित एवं नम बनी रहती है। यहाँ केवल वही वनस्पति पनप सकती है जिसमें छाया में बढ़ने की क्षमता हो। परजीवी पौधों के रूप में यहाँ आर्किड एवं ब्रोमीलायड पैदा होते हैं। अब परजीवी पौधे, परजीवी पौधे का मतलब समझ रहे हैं आप लोग। जैसे मान लो आप एक पौधा यहाँ पे ये है, ठीक है, ये पौधा है, ये पौधा है, और इसी पौधे पर कोई दूसरा पौधा निकल जाए, इसका इसी से जो है ऊर्जा ले, इसी पौधे के ऊपर से कोई दूसरा पौधा उड़ जाए तो उसको क्या बोलते हैं, परजीवी। मतलब उसी पे निर्भर है, पौधे के ऊपर जो पौधा जो उग जाता है उसको क्या बोलते हैं, परजीवी। इसी को परजीवी कौन से पौधे हैं, आर्किड हो गया और ब्रोमीलाइड हो गया। ये पौधे किस तरह के हैं, तो परजीवी हैं। ये फिगर्स आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, टूकन है। यह एक प्रकार का पक्षी है जो है अमेजन बेसिन के वर्षा वनों में पाया जाता है, जिसकी लंबी चोंच होती है। वर्षा वन में प्राणी जात की प्रचुरता होती है। टूकन, गुंजन पक्षी, रंगीन पक्षी वाले पक्षी एवं भोजन के लिए बड़ी चोंच वाले विभिन्न प्रकार के पक्षी जो भारत में पाए जाने वाले सामान्य पक्षियों से भिन्न होते हैं, यहाँ पाए जाते हैं। प्राणियों में बंदर, स्लॉथ एवं चींटी खाने वाले टैपीर भी यहाँ पर पाए जाते हैं। सांप एवं सरीसृप की विभिन्न प्रजातियाँ भी इन वनों में पाई जाती हैं। मगर, सांप, अजगर तथा एनाकोंडा एवं बोआ कुछ ऐसी प्रजाति हैं जिसके अतिरिक्त हजारों कीड़े मकोड़े भी इस बेसिन में निवास करते हैं। मांस खाने वाली पिरान्या मत्स्य समेत मछलियों की विभिन्न प्रजातियां भी अमेजन नदी में पाई जाती हैं। फ्रेंड्स कह रहा है कि पिरान्या क्या होती है, मछली होती है जो क्या खाती है, वो मांस खाती है। मतलब यह मछली भी क्या है, मांसाहारी है। और इसके अलावा जो है इन वनों में मगर है, सांप है, अजगर है, एनाकोंडा भी जो है आप लोग देखते होंगे मूवियों में, ये जो है ये इन्हीं वनों में पाए जाते हैं। किस वनों में, अमेजन के वनों में। ये टैपीर है, ये टैपीर जो है, ये टैपीर आप देख सकते हैं, ये क्या खाता है, चींटी खाता है, चींटी खाता है, ये चींटी। ठीक है फ्रेंड्स। ब्रोमीलाइड एक विशेष प्रकार का पौधा है जो अपनी पत्तियों में जल को संचित रखता है। मेढक जैसे प्राणी इन जल के पॉकेट का उपयोग अंडा देने के लिए करते हैं। अब देखिए एक पौधा है जिसका नाम है ब्रोमीलाइड। ये अपने पौधों में अपने जो एक विशेष प्रकार का पौधा है और पत्तियों में क्या कर लेता है, जल का संग्रहण कर लेता है, और उस जल में ही क्या करते हैं मेढक जो है अंडा देते हैं। अब वर्षा वन के निवासियों को देख लेते हैं। यहाँ के लोग छोटे से क्षेत्र में वन के कुछ वृक्षों को काट कर अपने भोजन के लिए फसल उगाते हैं। यहाँ के पुरुष शिकार करते हैं तथा नदी में मछली पकड़ते हैं, जबकि महिलाएं फसलों का ध्यान रखती हैं। मुख्यतः टेपियोका, अनानास एवं शकरकंद उगाते हैं क्योंकि मछली या शिकार मिलना अनिश्चित होता है। ऐसे में महिलाएं ही अपनी उगाई साग सब्जियों से अपने परिवार का भरण पोषण करती हैं। वे कर्तन एवं दहन कृषि पद्धति का प्रयोग करते हैं। इनका मुख्य आहार मेनियोक है, जिसे कसावा भी कहते हैं, तथा यह आलू की तरह जमीन के अंदर पैदा होता है। ये चींटियों की रानी एवं अंडकोश भी खाती है। काफ़ी, मक्का और कोको जैसी नगदी फसल भी यहाँ उगाई जाती है। वर्षा वन अत्यधिक मात्रा में घरों के लिए लकड़ी प्रदान करते हैं। कुछ परिवार मधुमक्खियों के छत्ते के आकार वाले छप्पर के घरों में रहते हैं, जबकि कुछ लोग मलोका कहे जाने वाले तथा बड़े अपार्टमेंट जैसे घरों में रहते हैं जिनकी छत तीव्र ढलान वाली होती है। फ्रेंड्स देखिए एक ऑब्जेक्टिव बन रहा है कि मलोका किसे कहते हैं, तो ये क्या होता है, तीव्र ढलान वाली क्या होती है, घर होता है जिसकी छतें कैसी होती हैं, तीव्र ढलान वाली होती हैं। यानी मलोका कहीं आ जाए तो आप क्या दे सकते हैं उसका आंसर, कि यह एक प्रकार का बड़ा घर होता है जिसकी जो छत होती है वो तीव्र ढाल वाली होती है। अब कह रहा है कर्तन एवं दहन की पद्धति में किसान पहले वृक्षों एवं झाड़ियों को काटकर भूमि साफ करते हैं, फिर इनको जलाया जाता है जिससे पोषक तत्व मिट्टी में मिल जाते हैं। इस साफ भूमि पर कुछ वर्षों तक फसल पैदा की जाती है। ज़मीन के इस टुकड़े के बार बार प्रयोग से मिट्टी में पोषक तत्वों का अभाव हो जाता है, इसलिए इस टुकड़े को छोड़ दिया जाता है। इसके बाद फसल उगाने के लिए किसी दूसरे स्थान को साफ किया जाता है। इस बीच पुराने खेतों में छोटे छोटे वृक्ष उगाते हैं। इस प्रकार मिट्टी पुनः उपजाऊ बन जाती है, तब लोग इस भूमि के टुकड़े को पुनः जोत सकते हैं। फ्रेंड्स कह रहा है कि जैसे जो अमेजन बेसिन में जो वन हैं, इन वनों को क्या करते हैं लोग, काट देते हैं और काट करके जला देते हैं, और जलाने के बाद से जो जल जाता है तो पोषक तत्व जो है मिल जाता है ज़मीन में और बड़ा उपजाऊ हो जाता है। तो कुछ वर्षों तक खेती करते हैं, और जब उपजाऊ
उत्पन्न खत्म हो जाता है तो फिर छोड़ करके आगे बढ़ जाते हैं, फिर उसमें जो है छोटे छोटे वृक्ष निकल आते हैं। अमेजन बेसिन के लोगों का जीवन धीरे धीरे बदल रहा है। पुराने समय में वन के अंदर पहुंचने के लिए नदी मार्ग ही एकमात्र उपाय था। अब जो है कह रहा है कि 1970 में ट्रांस अमेजन महामार्ग बनने से वर्षा वन के सभी भागों तक पहुंचना संभव हो गया है। अनेक स्थानों पर पहुंचने के लिए हवाई जहाज़ तथा हेलीकॉप्टरों का उपयोग किया जाता है। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप वहां के मूल आबादी को उस क्षेत्र से बाहर निकलकर नए क्षेत्र में बसना पड़ा, जहां वे अपने पौराणिक तरीके से खेती करते रहे हैं। विकास की गतिविधियों के कारण जैविक विविधता वाले वर्षा वन धीरे धीरे नष्ट हो रहे हैं। ऐसा अनुमान है कि प्रतिवर्ष अमेजन बेसिन के वर्षा वन का बड़ा भाग क्या हो जा रहा है, लुप्त होता जा रहा है। आप देख सकते हैं कि वर्षा वनों के लुप्त होने से व्यापक प्रभाव होता है। वर्षा के कारण मिट्टी की ऊपरी परत बह जाती है एवं सघन वन क्या हो जाता है, बंजर भूमि में बदल जाते हैं। देख सकते हैं फ्रेंड्स, पहले इस तरह की स्थिति थी, फिर मानव ने इसको काट करके वर्षा वनों को इतना ही रखने दिया, खेती करने लगा, आवास बना लिए और अभी स्थिति ये है। तो इस तरह से वनों का क्रमिक विनाश हो रहा है। इसको बचाइए आप लोग और अपने जीवन में ज़रूर जो है वनों का जो है बचाए रखने के लिए पेड़ों को लगाइए। अब गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में जीवन कह रहा है फ्रेंड्स, यहाँ जो है गंगा और ब्रह्मपुत्र बेसिन में जीवन किस तरह का है ये देख लेते हैं। गंगा तथा ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ मिलकर भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का निर्माण करती हैं। यह बेसिन उपोष्ण में 10 अंश उत्तर से 30 अंश अक्षांश के मध्य स्थित है। फ्रेंड्स आप लोगों को बता दें, जैसा ये एक मिनट ये देख सकते हैं, जैसे कह रहा है कि जो उपोष्ण गंगा ब्रह्मपुत्र नदियाँ जो कहाँ हैं, तो उपोष्ण जैसे ये अपना भारत भूमध्य रेखा है और 10 अंश उत्तर से लेकर के 30 अंश उत्तर, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो क्षेत्र है इसको हम क्या बोलेंगे, इसको उपोष्ण क्षेत्र बोलेंगे। और इसी में जो है जैसे भारत का आप जान रहे हैं विस्तार कितना है, भारत का विस्तार है 8 अंश 4 मिनट से 37 अंश 6 मिनट उत्तर है। तो 10 अंश से 30 अंश उत्तर के क्षेत्र को क्या बोलते हैं, उपोष्ण, और गंगा ब्रह्मपुत्र का ये बेसिन है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है फ्रेंड्स, घाघरा, सोन, चंबल, गंडक, कोसी जैसी गंगा की क्या हैं, सहायक नदियां हैं एवं ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां इसमें अपवाहित होती हैं। एटलस की सहायता से ब्रह्मपुत्र के कुछ सहायक नदियों के नाम ढूंढिए। ब्रह्मपुत्र में जो नदियां मिलती हैं उनके बारे में आप कह रहा है कि एटलस से ढूंढिए कौन कौन सी नदियां ब्रह्मपुत्र नदी में मिलती हैं। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के मैदान पर्वत एवं हिमालय के गिरिपथ तथा सुंदरबन डेल्टा इसी बेसिन की मुख्य विशेषताएं हैं। मैदानी क्षेत्रों में एक छाप झील पाई जाती हैं। यहाँ की जलवायु मुख्यतः मानसूनी है। मानसून में मध्य जून से मध्य सितंबर के बीच वर्षा होती है। ग्रीष्म ऋतु में गर्मी एवं शीत ऋतु में ठंड होती है। फ्रेंड्स यहाँ चाप झील आया है, आपने पिछले अध्याय में पढ़ा है कि चाप झील जैसे जो नदी क्या करती है, इस तरह का आकार करते हुए आती है और ये भाग जो है कट करके अलग हो जाता है जिसमें जल भरा रहता है, इसी को क्या बोलते हैं, चाप झील बोलते हैं। ठीक है, मैंने पढ़ाया है पिछले अध्याय में, आप देख सकते हैं। कह रहा है फ्रेंड्स, भारत का मानचित्र देखिए, उन राज्यों के नाम बताइए जहाँ गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन स्थित हैं। जिन राज्यों में है आप देख सकते हैं गंगा ब्रह्मपुत्र का बेसिन, ये आपका गंगा और ब्रह्मपुत्र का बेसिन है। तो यह जो है तिब्बत में भी है और बांग्लादेश में भी है और भारत में भी है, तिब्बत जो चीन में है। ठीक है फ्रेंड्स, बेसिन क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के स्थलाकृति है। जनसंख्या के वितरण में पर्यावरण की प्रमुख भूमिका होती है। तीव्र ढाल वाले पर्वतीय क्षेत्र बसने के लिए प्रतिकूल हैं, अतः गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के पर्वतीय क्षेत्र में कम लोग रहते हैं। मानव प्रवास के लिए मैदानी क्षेत्र सबसे उपयुक्त है, अतः यहाँ जनसंख्या घनत्व तो अधिक है। यहाँ की मिट्टी क्या है, उपजाऊ है। जिन क्षेत्रों पर फसल उगाने के लिए समतल भूमि उपलब्ध है वहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है, कृषि है। धान यहाँ की मुख्य फसल है। चूँकि धान की खेती के लिए पर्याप्त जल की आवश्यकता होती है, यह उसी क्षेत्र में उगाया जाता है जहाँ अधिक वर्षा होती है। जहाँ धान उगाया जाता है वहाँ वर्षा अधिक होती है, इसलिए वहीं धान उगाया जाता है। फ्रेंड्स, अब ब्रह्मपुत्र नदी को विभिन्न स्थानों पर विभिन्न नामों से जाना जाता है। इस नदी के अन्य नामों का पता लगाइए। कह रहा फ्रेंड्स, ब्रह्मपुत्र को किस नाम से कहाँ जाना जाता है इसके बारे में जानिए। तो आपको पता है चीन में, तिब्बत में इसको सांगपू बोलते हैं, और जो है इसका भारत में जो नाम है सियांग बोलते हैं, इसको दिहंग बोलते हैं, ब्रह्मपुत्र बोलते हैं। वही जब बांग्लादेश में जाती है तो इसको जमुना के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से ब्रह्मपुत्र के नाम हैं। यह उगाई जाने वाली अन्य फसलें गेहूं, मक्का, ज्वार, चना एवं बाजरा है। गन्ना एवं जूट जैसी नगदी फसलें भी उगाई जाती हैं। मैदान के कुछ क्षेत्रों में केले के बागान भी देखे जाते हैं। पश्चिम बंगाल एवं असम में चाय के बागान मिलते हैं। बिहार एवं असम के कुछ भागों में सिल्क के कीड़ों का संवर्धन कर सिल्क का उत्पादन किया जाता है। कह रहा फ्रेंड्स, बंगाल और
बिहार और असम में क्या होता है, सिल्क के कीड़ों को क्या किया जाता है, पाला जाता है और उससे सिल्क का उत्पादन किया जाता है। मंद ढलान वाले पर्वतों और पहाड़ियों पर क्या होता है, वेदिकाओं में फसलें उगाई जाती हैं। जो ढाल होते हैं वहाँ वेदिकाएँ काट काट करके क्या होता है, तो फसलें उगाई जाती हैं। जनसंख्या घनत्व कह रहा है फ्रेंड्स, जैसे 1 वर्ग किलोमीटर में जो लोग रहते हैं उसी को क्या कहते हैं, जनसंख्या घनत्व कहते हैं। उत्तराखंड का जनसंख्या घनत्व क्या कह रहा है, 189 है, ठीक है। जबकि पश्चिम बंगाल का कितना है, 1029 है और बिहार का 1102 है। भारत का बता दें आपको 829 है, ठीक है फ्रेंड्स। दिल्ली जो है सबसे ज़्यादा केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे ज़्यादा है, 11,320 है और अरुणाचल प्रदेश में मात्र 17 है। अरुणाचल प्रदेश में मात्र 17 है, ठीक है फ्रेंड्स। विभिन्न भू आकृतियों के अनुसार वनस्पति में भी भिन्नता पाई जाती है। गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में सागवन, साखू एवं पीपल के साथ उष्णकटिबंधीय पर्णपाती पेड़ भी पाए जाते हैं। ब्रह्मपुत्र के मैदानी क्षेत्रों में घने वन, बांस के घने झुरमुट पाए जाते हैं। डेल्टा क्षेत्र मैंग्रोव वनों से घिरा है। उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश की ठंडी जलवायु, तीव्र ढाल वाले भागों में चीड़, देवदार एवं फर जैसे शंकुधारी पेड़ पाए जाते हैं। तीव्र ढाल जहाँ होंगे वहाँ किस तरह के वृक्ष पाए जाएंगे, तो फर, देवदार ये शंकुधारी पेड़ पाए जाते हैं। क्रियाकलाप में दे रहा है फ्रेंड्स, जूट, बांस एवं सिल्क से बने हस्तशिल्प एकत्रित करें, उन्हें अपनी कक्षा में सजाएं, उन स्थानों का पता लगाएं जहां उनका निर्माण हुआ था। ये धान का कृषि आप देख सकते हैं, असम में चाय का बागान का है। और बेसिन में विविध प्रकार के वन्यजीव पाए जाते हैं। इनमें हाथी, बाघ, हिरण एवं बंदर आदि सामान्य रूप में पाए जाने वाले जीव हैं। एक सींग वाला गैंडा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में पाया जाता है। डेल्टा क्षेत्र में क्या पाया जाता है, बंगाल टाइगर, मगर एवं घड़ियाल पाए जाते हैं। नदी के साफ जल, झील एवं बंगाल की खाड़ी में प्रचुर मात्रा में जलीय जीव पाए जाते हैं। रोहू, कतला एवं हिल्सा मछलियों के सबसे लोकप्रिय प्रजातियां हैं। मछली एवं चावल इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों का मुख्य आहार है। तो ये मछली और चावल जो है इन क्षेत्रों में लोग क्या करते हैं, तो उनका मुख्य भोजन है। ये एक सींग वाला गैंडा जो असम में पाया जाता है, काजीरंगा में। ये मगर देख सकते हैं आप लोग, झील का एक जो है जीविका के साधन के रूप में देख सकते हैं। कह रहा विनोद एक मछुआरा है जो बिहार के मतवाली मौन गांव में रहता है। आज वह क्या है, बहुत प्रसन्न व्यक्ति है। मछलियों की विभिन्न प्रजातियों के पालने के लिए उसने अपने साथी मछुआरे रविंद्र किशोर, राजीव तथा अन्य के साथ मौन या चाँप झील को साफ किया। झील में उगने वाले स्थानीय खरपतवार जैसे वेलेनेरिया है, हाइड्रिला है, मछलियों का भोजन बनते हैं। जो झील के आसपास की भूमि क्या है, उपजाऊ है। इस ज़मीन पर धान, मक्का एवं दलहन जैसी फसलें बोता है। खेत की जुताई के लिए भैंस का उपयोग किया जाता है। वहाँ के लोग बहुत संतुष्ट हैं। नदी में पकड़ने व खाने व बेचने के लिए काफ़ी मछलियाँ, जिन्हें पकड़कर वो क्या कर सकता है, यह समुदाय प्रकृति के समरसता बनाकर। और कह रहा है कि जब तक पास के शहर में प्रदूषण नहीं है इस झील, तब तक मत्स्य पालन के लिए कोई खतरा नहीं है। जैसे प्रदूषण बढ़ेगा ये झील क्या हो जाएगी, खतरे में आ जाएगी और मछलियाँ यहाँ समाप्त हो जाएंगी। ये देख रहे हैं फ्रेंड्स, वेदिकाओं का निर्माण करके ये जो है ढलानों में ऐसे ऐसे वेदिकाओं का निर्माण किया गया है। क्या करते हैं, एक जो है ज़मीन को काट करके और एक मेड़बंदी करते हैं और उस पर क्या करते हैं, खेती करते हैं, ताकि पानी ऊपर से डायरेक्ट नीचे ना आ जाए, रुकता रहे। तो ये वेदिका कृषि इसको कहते हैं, ठीक है। क्या आप जानते हैं गंगा ब्रह्मपुत्र नदी के अवलवण जल में एक प्रकार की डॉल्फिन पाई जाती है, जिसे स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं, सुसु कहते हैं। मतलब गंगा और ब्रह्मपुत्र का जल कैसा है, अवलवण है, मतलब लवणीय नहीं है। तो वहाँ क्या पाई जाती है, एक डॉल्फिन पाई जाती है। ये डॉल्फिन है जिसको क्या बोलते हैं स्थानीय भाषा में, सुसु। सार्वभौमिक स्वच्छता कवरेज प्राप्त करने और स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित करने के प्रयासों से तेजी लाने के लिए भारत के प्रधानमंत्री ने क्या किया था, 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ किया गया। 2 अक्टूबर ही क्यों, क्योंकि 2 अक्टूबर गांधी जयंती है और 2 अक्टूबर गांधी जयंती की वजह से ही इस डेट को चुना गया, चूँकि गांधी जी स्वच्छता के बारे में बहुत कुछ सोचते थे और कहते थे। ये गंगा नदी तट पर वाराणसी स्थित शहर देख सकते हैं आप। गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में कई बड़े शहर कस्बे स्थित हैं। इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना, ये सब क्या हैं, कोलकाता जैसे 10 लाख आबादी वाले शहर कहाँ हैं, गंगा नदी तट पर स्थित हैं। इन शहरों तथा यहाँ स्थित उद्योगों का गंदा पानी बहकर नदी में जाता है, जिससे नदी क्या हो जाती है, प्रदूषित हो जाती है। बेसिन में यातायात के सुविकसित तंत्र उपस्थित है। आप देख सकते हैं गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में यातायात के 4 मार्ग सुविकसित हैं।
मैदानी इलाकों के लोग सड़क मार्ग, रेल मार्ग द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। नदी के तटीय क्षेत्र में जल मार्ग यातायात का प्रभावशाली माध्यम है। कोलकाता हुगली नदी पर स्थित एक महत्वपूर्ण पत्तन है। हुगली नदी कोलकाता कहाँ पर स्थित है? तो हुगली नदी पर, और वहाँ एक महत्वपूर्ण पत्तन है। मैदानी क्षेत्र में कई बड़े हवाई पत्तन भी स्थित हैं। अब गंगा नदी के संरक्षण के लिए फ्रेंड्स नमामि गंगे कार्यक्रम को भी शुरुआत किया गया है। ये मानस वन्य अभयारण्य जो कहाँ है? असम में, उसका दिखा रहा है। पर्यटन इस बेसिन की एक महत्वपूर्ण क्रिया है। आगरा में यमुना के किनारे स्थित ताजमहल, इलाहाबाद में गंगा यमुना नदी का संगम, उत्तर प्रदेश में बिहार में बौद्ध स्तूप, लखनऊ का इमामबाड़ा, असम का काजीरंगा एवं मानस वन्य प्राणी अभयारण्य तथा अरुणाचल प्रदेश की विशेष जनजाति संस्कृति जैसे कई दर्शनीय स्थल हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से ये चैप्टर समाप्त हो गया। आइए देख लेते हैं अभ्यास का प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है फ्रेंड्स उस महाद्वीप का नाम बताइए जो अमेजन बेसिन में स्थित है। अमेजन बेसिन में कौन सा महाद्वीप स्थित है? तो दक्षिणी अमेरिका है। अमेजन बेसिन के लोग कौन सी फसलें उगाते हैं? तो फ्रेंड्स अनाज उगाते हैं, शकरकंद उगाते हैं, इस तरह की फसलें उगाते हैं। अमेजन बेसिन के वर्षा वन में कौन से पक्षी पाए जाते हैं? तो आपने ऊपर देखा कि जो है टोकूज एक पक्षी है, रंगीन पक्षी जो हैं उस तरह का जो है ये पाए जाते हैं। गंगा नदी के तट पर कौन से प्रमुख शहर हैं? तो गंगा नदी के तट पर जो है बनारस है, काशी है, कानपुर है, इलाहाबाद है, ये सब शहर जो हैं गंगा नदी के बेसिन पर है। तो ये आप देख लिए, दूसरा देख लिए, ये भी देख लिए। एक सींग वाले गैंडे कहाँ पाए जाते हैं? तो असम में पाए जाते हैं। कहाँ पे? असम में काजीरंगा नेशनल पार्क में। टूकन क्या है फ्रेंड्स? तो टूकन आपने अभी ऊपर पढ़ा। टूकन जो है एक पक्षी है जिसकी लंबी चोंच होती है। मैनियाक कहाँ का प्रमुख भोजन है? तो अमेजन का हो गया फ्रेंड्स। कोलकाता किस नदी के तट पर स्थित है? तो हुगली नदी के तट पर स्थित है। देवदार या फिर के वृक्ष किस प्रकार के हैं? तो शंकुधारी हैं फ्रेंड्स। बंगाल टाइगर कहाँ मिलते हैं? तो डेल्टा क्षेत्रों में मिलते हैं। स्तंभों को मिलाना है फ्रेंड्स। सूती कपड़े कहाँ बनेंगे फ्रेंड्स? सूती कपड़े कहाँ बनेंगे? सूती कपड़े जो है वाराणसी में भी बनते हैं। मलोका कह रहा है क्या है? तो मलोका जो है ढालू छत हो गया ये। पिरान्या क्या है? पिरान्या एक मछली है जो क्या मांसाहारी है। रेशम कीट पालन है। काजीरंगा कहाँ है? तो असम में है। ठीक है फ्रेंड्स, ये कारण आप देख लीजिएगा, आप लोग बता लीजिए। तो इस फ्रेंड्स इस तरह से ये चैप्टर समाप्त हुआ। आशा है आप लोगों को पढ़ करके मज़ा आ रहा होगा। चैप्टर से काफ़ी ज्ञान प्राप्त होता है और आपने इस चीज़ का आभास भी किया होगा। तो फ्रेंड्स एक बार फिर से कहूँगा, अगर चैप्टर आप लोगों को पसंद आ रहा है, वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़रूरतमंदों को वीडियो शेयर करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले और जो कुछ अगर सुधार की गुंजाइश हो तो उसमें हम आगे बढ़ें। तो इसी के साथ मित्र फ्रेंड्स मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।